सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज हम अपनी बुक का, जो हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक है, उसका लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। ये आज हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद से हम पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर ज्योग्राफी का सेकंड बुक एंड फिर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक। ऐसे करके हम ज्योग्राफी और जो आपका पॉलिटिकल साइंस है वो ख़त्म करा देंगे। एंड इसके बाद सबसे एंड में हम हिस्ट्री करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का पेपर आपका अप्रैल में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए काफ़ी टाइम है हमारे पास। तो चलो, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले अगर आप CVT 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, DU को टारगेट कर रहे हैं, आगे चल के आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, SSC की या फिर सिविल सर्विसेज की, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे चल के हम इसके लिए भी कुछ कंटेंट आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपको सारे अपडेट्स एक ही जगह पे मिले, इसके लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लो। कोई भी क्वेश्चन हो या पर्सनली बात करनी हो तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको फॉलो कर लो। एंड नोट्स के लिए या क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो आराम से जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आराम से इजीली आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, आपको नाम से पता चल रहा होगा, एक ऐसा ट्रेड जो इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करता है। इंटरनेशनल लेवल का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज वो हो, ठीक है, इन्वॉल्व हो, मल्टीपल कंट्रीज, ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हो, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। गुड्स का भी एक्सचेंज हो सकता है, सर्विस का भी एक्सचेंज हो सकता है एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, उसी को हम ट्रेड बोलते हैं। या तो नेशनल लेवल पे होगा, ठीक है। नेशनल लेवल पे कैसे हो सकता है, किसी स्टेट टू स्टेट में हो सकता है, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, ठीक है। ये क्या होगा, जब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की बाउंड्री में कोई ट्रेड होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल ट्रेड बोलते हैं। अगर वो कंट्री किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड करेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। इसमें एक्सचेंज होता है गुड्स का या सर्विसेज का, ठीक है। दो पार्टी रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। दो पार्टी, एक एक जो पार्टी होगी वो सेलिंग करेगी, ठीक है, बेचेगी सामान, और दूसरी पार्टी क्या करेगी, परचेज करेगी, ठीक है। दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, सिंपल सी बात है ट्रेड में, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ ट्रेड की बात करें तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन बताया बताया कि इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। दो पार्टी रिक्वायर्ड होती हैं, एक होती है सेलिंग पार्टी, एक होती है परचेजिंग पार्टी, ठीक है। दो लेवल पे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, एक इंटरनेशनल लेवल, एक नेशनल लेवल पे, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री को पे ट्रेड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, जब हम नेशनल बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, ठीक है। अगर हम ट्रेड की हिस्ट्री की बात करें तो इनिशियल एंशियंट टाइम से ही हमारे हमारे बीच में और दूसरी कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता रहा है, ठीक है। बट वो कॉइन के बेसिस पे नहीं होता था, वो होता था ऑन द बेसिस ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या होता था, ठीक है। बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता था कि मेरे पास गेहूं है और मुझे जरूरत है चप्पल की, ठीक है। तो आपके पास चप्पल है, आप मैं क्या करूंगा, आपको गेहूं दे दूंगा, ठीक है। सामान के बदले सामान मिलेगा, ठीक है। करेंसी उस टाइम पे डेवलप नहीं हुई थी, ठीक है, इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी, तो वो इस टाइम पे एब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम पे ट्रेड होता था। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आईवीसी है हमारा, ठीक है, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारी सिविलाइजेशन है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड करता था मेसोपोटामिया से, ठीक है, मेसोपोटामिया से मेसोपोटामिया से ट्रेड करता था, ठीक है। इन दोनों के बीच में ना इसके पास कॉइन था, ना इसके पास कॉइन था, मनी किसी के पास नहीं थी, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, आईवीसी वाले यहाँ से पॉटरी सेल किया करते थे, पॉटरी इन द सेंस, जो ये लोग आर्टिजन्स जो यहाँ के होते थे, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे बनते थे, ठीक है। जैसे पॉटरी हो गई, ठीक है, या फिर कॉटन के कपड़े हो गए, सिल्क के कपड़े हो गए, ये हमारे यहाँ बहुत अच्छे बनते थे, ठीक है। तो हम उसको ट्रेड करते थे, ठीक है, हम उसको ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया से। एंड मेसोपोटामिया से हमारे यहाँ बहुत जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, जैसे लापिस लेजुली हो गया एंड अदर गुड्स एंड अदर प्रीशियस मेटल्स, वो हमारे पास आते थे, ठीक है। तो हम सामान के बदले सामान लेते थे, तो इनिशियल ट्रेड ऐसे होता था, ठीक है। बट अब यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज आ गई, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेसोपोटामिया को, ठीक है, हमें प्रीशियस स्टोन वहां से चाहिए होता था, बट मेसोपोटामिया को अब अनाज की या फिर ग्रेन्स की, जो हम उनको बेचते थे, कपड़े बेचते थे, उसकी जरूरत नहीं है, तो वो हमें सामान नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दिक्कत ये फंसने लगी कि अगर जो जिसको हमने देना है उसको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या करेगा, वहां पे वो नहीं देगा सामान, ठीक है।
तो यहाँ पे ये बात फंसने लगी, एंड ये जो डिफिकल्टी इंट्रोड्यूस हुई इसको हमने ओवरकम कर दिया बाय इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, ठीक है। जब हमने मनी को इंट्रोड्यूस किया इसके बीच में, तो ये जो डिफिकल्टीज थी ये खत्म हो गई, ठीक है। चलो अगर हम ट्रेड की बात करें तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था, एंशिएंट टाइम में जो ट्रेड होता था वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं होता था, ठीक है। मतलब यहाँ से आप अगर नाव से जाते हो तो मेसोपोटामिया में चले गए, ठीक है। बहुत रेयरली ऐसा होता था कि सब लोग नहीं जाते थे, कुछ जो लोग थे मर्चेंट्स थे वही जाते थे, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक, एंशिएंट टाइम तक ये जो हमारा ट्रेड था वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, ठीक है। लोकल मार्केट तक थी, रिस्ट्रिक्टेड होता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिस्की होता था ना, अगर आप कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा सामान लेके जा रहे हो तो डाकू डकैत चोर उचक्के आप लूट सकते थे, ठीक है। तो लोकल मार्केट तक ही रिस्ट्रिक्टेड होता था। एक अर्ली एग्जांपल आता है एंशिएंट टाइम का, सिल्क रूट, ठीक है। सिल्क रूट क्या था? जो चाइना से रोमन एम्पायर को, चाइना से चल के रोमन एम्पायर तक जाता था, ठीक है। रोमन एम्पायर तक जाता था, ठीक है। ये 6000 किलोमीटर का लॉन्ग रूट था। ये एक ट्रेड रूट था एंशिएंट टाइम में सबसे मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। कौन सा था? सिल्क रूट, ठीक है। कहां से कहां तक? चाइना से रोमन एम्पायर तक, ठीक है। 15th सेंचुरी के आते आते, ठीक है, जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। हर कंट्री में जाके वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। तो कॉलोनीज बनाना अब यूरोपियन कंट्रीज ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। एंड 15th सेंचुरी में जब ये लोग बना रहे थे लोगों को, मतलब जो कंट्रीज है उनको कॉलोनी बना रहे थे, उसी टाइम एक नई तरीके की ट्रेड की इमरजेंस होता है जिसको हम बोलते हैं स्लेव ट्रेड, ठीक है। इस टाइम पे ये स्टार्ट हो जाता है स्लेव ट्रेड। इससे पहले भी होता था, ठीक है। जो राजा होते थे बड़े बड़े, ठीक है, वो लोग एक दूसरे को स्लेव ट्रेड कर वो एक्सचेंज करते थे। बट यहाँ से स्लेव ट्रेड स्टार्ट होता है, हम मानते हैं कि यहाँ से स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो रहा है। इंडिया से, साउथ ईस्ट एशिया से लोग पकड़ के ले जाते थे अफ्रीका में, वहां पे लोग काम करते थे, काम कराते थे, एंड उनको फिर ब्रिटेन में ले जाते थे, ऐसा होता था, ठीक है। 200 साल तक ये चला था। एंड डेनमार्क में, ठीक है, सबसे पहले कौन सी यूरोपियन कंट्री ने इसको अबॉलिश किया? वो थी डेनमार्क, ठीक है, 1792 में, ठीक है। एंड ब्रिटेन ने 1804 में, एंड यूएस ने 1808 में, ठीक है। फिर ये 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, यानी 200-300 साल तक चला। एंड उसके बाद सारी कंट्री ने इसको अबॉलिश करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक फेज आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, जिसको हम क्या बोलते हैं? 18th सेंचुरी बोलते हैं, 18 सी, ठीक है। 18th सेंचुरी आता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बेनिफिटेड नेशन इंपोर्टेड प्राइमरी गुड्स एंड एक्सपोर्ट वैल्यूएबल गुड्स, ठीक है। अब देखो 15th सेंचुरी आते आते हमने क्या किया? जो यूरोपियन कंट्रीज थी इन्होंने जो और सारी कंट्रीज थी इनको कॉलोनी बना लिया, ठीक है। कॉलोनी बना लिया तो क्या हुआ? यहाँ के सारे रिसोर्सेज जो थे वो यूरोपियन कंट्रीज के हो गए। एंड उसी 18th सेंचुरी आते आते यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? इन्होंने जो इनकी कॉलोनीज थी, यानी जो गुलाम देश थे, यहाँ से इन्होंने जो प्राइमरी गुड्स होते हैं उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, एंड मतलब इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड उन्होंने वैल्यूएबल गुड्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब यहाँ से लोग कच्चा माल ले जाते थे, ठीक है, एंड वहां से वो लोग वैल्यूएबल गुड्स उसको बना के हमारे यहाँ कंट्री में फिर लाके बेच देते थे, ठीक है। इसका एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में सिल्क और जो कॉटन था वो बहुत सस्ता था, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत बड़े लेवल पे ये उगाया जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ? जब हम कॉलोनी बन गए थे ब्रिटिशर्स की, तो हमारे यहाँ से जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया तो वो लोग क्या करते थे? हमारे यहाँ से पहले तो अच्छा था कि पहले उन लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमारे यहाँ के जो कॉटन क्लॉथ से, सिल्क के क्लॉथ से, वो बहुत बड़े लेवल पे बहुत अच्छे मार्केट में बिकते थे, वहां पे बहुत बड़े दामों पे बिकते थे। बट क्या हुआ? जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया तो यहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे, यहाँ पे जो कच्चा माल था, प्राइमरी गुड्स था, इसको यहाँ से ट्रेड करके वहां पे ले जाते थे, एंड वहां पे उसको अच्छे से बना के उसका और कॉटन उसका बड़ा महंगा कपड़ा बना के फिर इंडिया में ला के बेच देते थे और महंगा दाम करके, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। कंट्री इम्पोज ट्रेड टैक्स एंड क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बाद क्या होता है? अभी तक किसी भी कंट्री ने किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए थे कि आप हमारी कंट्री में ट्रेड नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, सब सब एक दूसरे से करते थे। बट वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद हम देखते हैं कि कंट्री ट्रेड टैक्स लगाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ट्रेड टैक्स क्या होता है कि हम आपकी कंट्री में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा, अगर हमें टैक्स देना पड़ेगा तो हमारा सामान महंगा हो जाएगा, ठीक है। ये एक एडवर्टाइजमेंट है 1829 का, डेट देख सकते हो आप, कहाँ पे है?
18 मई 1829 का एक क्या है ये एडवर्टाइजमेंट है पेपर का, जिसमें स्लेव की बात की गई है, ठीक है। स्लेव ऑक्शन होने वाला था 1829 में, उसका एक एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे, ठीक है। आपके बुक में है, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट क्यों करता है, इसके दो इंपॉर्टेंट वो होते हैं, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, ठीक है। पहला स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो कोई ऐसी कंट्री होगी ना जहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज बहुत अच्छे से अच्छा मिलता होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर चीज बहुत अच्छा मिलता होगा, ठीक है। कोई दूसरी कंट्री होगी वहाँ पे बहुत अलग चीज वो मिलता होगा, ठीक है। तो जो बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है, वो दूसरी कंट्री यहाँ से इंपोर्ट करना चाहती है ताकि वहाँ के लोगों को और अच्छी चीजें मिल सके, ठीक है। और यहाँ के लोग भी उसको बेचना चाहते हैं ताकि यहाँ के लोगों को भी इनकम जनरेट हो सके। तो पहला क्या है, ट्रेड नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट क्यों करता है, क्योंकि हर कंट्री का स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। हर कंट्री में हर चीज स्पेशलाइज नहीं होती है, ठीक है। जैसे आप क्या बोलते हैं, इटली का पिज्जा है, ठीक है। तो अब पिज्जा हर जगह मिलता है, बट इटली का पिज्जा आज भी स्पेशल है क्योंकि वहाँ पे अब वही सेम पिज्जा मिलता है, बट डोमिनोज का पिज्जा आप खा के देखो और कोई इटालियन रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खा के देखो, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, ठीक है। तो हर कंट्री की कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। तो उसको आप वही आप एज इट इज लेना चाहते हो, उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एनी काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन गिव राइज टू ट्रेड, किसी भी अब मैं ये इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हर जगह अलाउ अप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आगरा के पेड़े बहुत मशहूर हैं, ठीक है। आगरा के क्या मशहूर है, पेड़े बहुत मशहूर हैं, ठीक है। आगरा के पेड़े मशहूर हैं, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। अब क्या होगा, जो आगरा के पेड़े हैं वो मशहूर हैं, लोग वहां से हर जगह से आएंगे, आगरा के पेड़े जरूर खा के जाएंगे, आगरा के पेड़े जरूर अपने साथ लेके जाएंगे जब घूमने आएंगे। तो ये क्या है, कहीं भी अगर किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, किसी भी टाइप का स्पेशलाइजेशन है तो वो ट्रेड को वो कर देगा, ठीक है, राइज करेगा, ठीक है। ट्रेड वहां से जरूर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वो क्या है, दूसरा रीजन क्या है इंटरनेशनल ट्रेड के एग्जिस्ट का, दूसरा रीजन है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ठीक है। जब ट्रेड होगा तो दोनों को एडवांटेज होगा, जो खरीदेगा उसको भी एडवांटेज होगा, जो बेचेगा उसको भी एडवांटेज होगा, ठीक है। जो खरीदेगा उसकी जो बेसिक नीड है वो पूरी हो जाएंगी, ठीक है। उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाएगी कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। हम पैसा खर्च किया तो हमें अच्छी चीजें मिली, ठीक है। और जो बेचेगा नॉर्मल सी बात है, उसको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, जो खरीदेगा वो बिना पैसे के तो खरीदेगा नहीं, तो उसको भी बेनिफिट हो गया, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पेरेटिव एडवांटेज, ठीक है, म्यूचुअली बेनिफिशियल टू ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है, मतलब जो कंज्यूमर है और जो सेलर है, यानी जो परचेसर है और जो सेलर है, दोनों को बेनिफिट होगा तभी ट्रेड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जैसा कि पहला मैंने इसके 5 बेसिस होते हैं, ठीक है। 5 बेसिस क्यों होता है ट्रेड, पहला डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। हर जगह की अलग अलग रिसोर्स है, मतलब हमारे कंट्री में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं मिलती होंगी, ठीक है। बाहर किसी और कंट्री में वो चीजें बहुत अच्छी से मिलती होंगी, ठीक है। जैसे हर जगह हर कंट्री की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। कोई कोई कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं उग पाती हैं, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे पहाड़ है, तो वहाँ पे लोगों को और अच्छी चीजें खाने को नहीं मिलती, वहाँ की जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो बहुत कम होता है, ठीक है। मिनरल रिसोर्सेज हर जगह पे मिनरल्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो मिनरल की जो अवेलेबिलिटी है उसकी उसकी वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्लाइमेट, ठीक है। अब मान लो हमारा जो क्लाइमेट है यहाँ ये सूट करता है हर तरह के फ्लोरा फौना को, हमारे कंट्री में हर तरह की फ्लोरा फौना मिल जाएंगे, ठीक है। बट किसी आप अफ्रीकन कंट्री में जाओ जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे आपको हर चीजें नहीं मिलेंगी, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग हमारी कंट्री से अपनी चीजें इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, हमारी कंट्री एक्सपोर्टर बन जाएगी उनके लिए, ठीक है। तो पहला क्या रीजन है, डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज। दूसरा पॉपुलेशन फैक्टर, ठीक है। साइज डिस्ट्रीब्यूशन, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल अफेक्ट टॉपिक ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुड्स, ठीक है। देखो अगर किसी कंट्री का साइज बहुत बड़ा है तो वो क्या करेगी, वो बहुत बड़े लेवल पे इंपोर्ट करेगी चीजें, ठीक है। किसी कंट्री का बहुत छोटा साइज है तो वो बहुत छोटे लेवल पे इंपोर्ट करेगी चीजें, ठीक है, अपने जरूरतों के हिसाब से, ठीक है। कल्चरल फैक्टर, distinct form of arts and craft in our certain culture which are valued world over a carpet of iron, ठीक है। जैसे किसी भी कंट्री की, ठीक है, किसी भी कंट्री का कुछ कल्चर होता है, हर कंट्री का अलग अलग कल्चर्स होते हैं। अब मान लो इंडिया का कुछ कल्चर है, ठीक है, इंडिया का कोई कल्चर है, अगर हम इसे प्रमोट करना चाहते हैं तो बाहर का कोई भी आएगा
तो हमारे यहाँ के कुछ कल्चर अपने साथ लेके जाएगा, हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट अपने साथ लेके जाएगा, हमारे जो बिहार का कुछ है, ठीक है, बिहार का कोई मैथिली आर्ट होता है, मिथिला का आर्ट होता है, वो बहुत फेमस होता है, ठीक है। आप हर जगह जाओगे आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, तो कोई अगर कोई बाहर देश से आ रहा है हमारे पास में, तो हमारी चीजें जरूर लेके जाएगा, ठीक है। इसमें साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये जैसा कि मैंने बताया कि जो जो हर किसी के हर जो कंट्री है उसका जो पॉपुलेशन है, अगर वो अलग है, मतलब छोटा है तो बहुत छोटे लेवल पे इंपोर्ट करेगा, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो बड़े लेवल पे इंपोर्ट करेगा वो सामान चीजें, ठीक है। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। एट डिफरेंट स्टेज ऑफ इकोनॉमी नेचर ऑफ आइटम ट्रेड अंडरगोज चेंजेस, ठीक है। देखो, अब स्टेज ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, हर कंट्री की इकोनॉमी की स्टेज अलग अलग होती है। जैसे कोई कंट्री क्या है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, कोई कंट्री मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड है, कोई टर्जरी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। तो सबकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग है, कोई डेवलप्ड नेशन है, कोई डेवलपिंग नेशन है, कोई अंडर डेवलप नेशन है, ठीक है। तो सबकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है, ठीक है। इन एग्रीकल्चरली इंपोर्टेड कंट्रीज एग्रो प्रोडक्ट आर एक्सचेंज फॉर द मैनी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। देखो, अब ऐसी कंट्रीज जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंपोर्ट करती हैं, मंगाती हैं, उनके बदले वो दूसरी कंट्रीज को क्या देती हैं, फिनिश्ड गुड देती हैं, ठीक है। अब जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, ठीक है, जो बड़े नेशंस हैं जिनके पास इंडस्ट्रीज हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो क्या करेंगी, एक्सपोर्ट मशीनरी एंड फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्ट फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल, ठीक है। अब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो क्या करेंगी, वो अपने यहाँ से जो फिनिश्ड गुड्स हैं, जो मशीनरी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगी। एंड इंपोर्ट क्या करेंगे, फूड ग्रेन्स, क्योंकि उनके यहाँ फूड ग्रेन्स पे ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता, उनके यहाँ मशीनरी बनाई जाती है, नए नए इन्वेंशन होते हैं, ठीक है। चौथा रीजन क्या है, एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर कोई भी कंट्री आपके यहाँ पे सामान ले रहा है तो उससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या करती है, कैन बूस्ट द ट्रेड इन द डेवलपिंग नेशन, ठीक है। हर कंट्री की जो ट्रेड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बूस्ट हो जाती है, ठीक है। पांचवा क्या है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जब से रेल, ओशियानिक एंड एयर ट्रांसपोर्ट बेटर हुआ है, तब से क्या हुआ है, जो ट्रेड है बहुत बड़े लेवल पे वो एग्जिस्ट करने लगा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम सामान इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे किसी फॉरेन कंट्रीज में, वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन 15 दिन में खराब होता था। बट अब क्या, रेफ्रिजरेटर आ गया है, तो उसकी वजह से हम बहुत काफी लंबे समय तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आते हैं। पहला क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड टाइप्स, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है हम ये देखते हैं, एंड टाइप ऑफ ट्रेड क्या है ये देखते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स गुड्स वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड बाई कंट्रीज, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक रिकॉर्ड है जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कितना हमने इंपोर्ट किया एंड कितना हमने एक्सपोर्ट किया, इसका रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। हमने कितना बेचा, हमने कितना खरीदा, इसके रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दो टर्म आते हैं, ठीक है। इसमें दो टर्म आते हैं, पहला आता है अनफेवरेबल ट्रेड, ठीक है। अनफेवरेबल ट्रेड का नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसमें हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, जब हम ज्यादा मंगाने लगते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव या फिर अनफेवरेबल ट्रेड, ठीक है। जब हम एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करने लगते हैं, ठीक है, यानी इंपोर्ट ज्यादा होगा तो हम क्या होगा, हमारा अनफेवरेबल ट्रेड होगा। वही अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, हम बेचेंगे ज्यादा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव और फेवरेबल ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम ज्यादा बेचेंगे तो क्या होगा, इससे जब हम ज्यादा बेचेंगे तो हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे, जब हम ज्यादा खरीदेंगे तो हमारे पास कम पैसे आएंगे, मतलब हम ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड है सीरियस इंप्लीकेशन फॉर कंट्रीज इकोनॉमी। देखो, यही से वो निकल के आता है, ट्रेड डेफिसिट, TRADE ठीक है, ट्रेड डेफिसिट। इसमें क्या होता है, हर कंट्री ना अपना एक मेंटेन करके चलती है, ट्रेड मेंटेन करके चलती है, ठीक है। अगर किसी कंट्री से हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा मंगा रहे हैं और उसको बेच बहुत कम रहे हैं, तो हमारा और उसका क्या हो जाएगा, हम ट्रेड डेफिसिट में चले जाएंगे, हमारा जो ट्रेड है बहुत घाटे में चला जाएगा, ठीक है। तो हर कंट्रीज ये चाहती हैं कि जो हमारा ट्रेड है वो मेंटेन रहे, हम बराबरी का ट्रेड हो, दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। निगेटिव ट्रेड लीड्स टू एग्जॉस्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल प्रेजेंस, ठीक है। नेगेटिव ट्रेड से क्या होता है, जो अगर किसी कंट्री को बहुत टाइम से निगेटिव ट्रेड कर रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो वहाँ की जो फाइनेंशियल बैकबोन है वो खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे टूट जाएगी, ठीक है।
अगर हम दो ट्रेड की बात करें तो ट्रेड दो तरह की होती है, पहला होता है बायलैटरल और दूसरा होता है मल्टीलैटरल, ठीक है। बायलैटरल क्या होता है, जब दो कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड करती हैं, ठीक है, ठीक है, एक कंट्री दूसरे कंट्री जैसे इंडिया और चाइना एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, बायलैटरल ट्रेड, ठीक है। अ कंट्री में एग्री टू ट्रेड सम न्यू मटेरियल इन एक्सचेंज ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होता है, कंडक्ट विथ मैनी कंट्रीज, सम कंट्रीज कैन ट्रेड विथ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। कंट्रीज आल्सो ग्रांट स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है। देखो मल्टीलेटरल ट्रेड का मतलब होता है जब एक कंट्री कई कंट्री से ट्रेड करने लगती है, ठीक है, एक कंट्री कई कंट्री से ट्रेड करने लगती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीलेटरल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ कंट्रीज एक मोस्ट स्टेटस ग्रांट करती है, ठीक है, स्टेटस ग्रांट करती है, जैसे मान लो इंडिया ने यूएस को बोला कि आप हमारे सबसे मोस्ट फेवर्ड नेशन हो, अगर हमें आपसे ट्रेड करना है तो हमें कोई झिझक नहीं होगी, हम आपके लिए सबसे मतलब आप हमारे सबसे अच्छे पार्टनर हो, ठीक है। इसको हम एक टैग दे देते हैं मोस्ट फेवर्ड कंट्री नेशन, MEN, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है, ठीक है। अब ये अगर किसी कंट्री को मिल जाता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि वो कंट्री उस पर भरोसा दिखा रही है, ठीक है। अगर हम केस ऑफ फ्री ट्रेड की बात करें, ठीक है, केस ऑफ फ्री ट्रेड की बात करें तो फ्री ट्रेड का मतलब होता है द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमी फॉर टीचिंग, इट्स नोन एज फ्री ट्रेड, ठीक है, ठीक है। देखो 1991 तक क्या था, 1991 तक क्या था, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी वो हमने इकोनॉमी को बंद करके रखा था, मतलब किसी भी फॉरेन ब्रांड्स को हम अपने मार्केट में नहीं आने देते थे। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि जो हमारे लोकल ब्रांड्स हैं वो थोड़ा डेवलप कर जाएं, एंड देन हम क्या करेंगे, हम फॉरेन ब्रांड्स को अपने यहाँ पे अलाउ करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। बट 1991 तक आते आते हमारा जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी वो खत्म होने लगी, चरचराने लगी। तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। हमने अपनी जब इकोनॉमी ओपन की तो जो फॉरेन ब्रांड्स थे उन्होंने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। आज जो आप देख रहे हो, पिज्जा हट देख रहे हो, मैकडोनाल्ड देख रहे हो, KFC देख रहे हो, ये सारे कहाँ की ब्रांड है, ये अमेरिकन ब्रांड्स हैं। ये हमारी कंट्रीज में 1991 के बाद ही आना स्टार्ट हुई, तब भी जब हमने ओपन किया तब, ठीक है। अब जब 1991 में, अब इसी को हम क्या बोलते हैं, केस ऑफ फ्री ट्रेड बोलते हैं। जब हमने अपनी इकोनॉमी खोल दी है, बाहर के लोग भी हमारे यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हम फ्री ट्रेड बोलते हैं या फिर ट्रेड लिबरलाइजेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। दिस इज डन बाय ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ्स, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ना कि जब कोई भी कंट्रीज ट्रेड करती है तो हम ट्रेड टैक्स लगाते हैं उस पर कि आप हमारे यहाँ पे सामान बेच, हमारे यहाँ पे आप बेनिफिट कमा रहे हो तो कुछ हमें भी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट हमारी टैक्स लेती है उस पर, ठीक है। तो फ्री ट्रेड में क्या होता है, हम वो जो टैक्स था ना वो खत्म कर देते हैं, वो बहुत कम कर देते हैं, या तो खत्म कर देंगे या तो बहुत कम कर देंगे, ठीक है। अलाउ इंटरनेशनल ब्रांड्स टू कॉम्पिट विथ डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है। जो हमारे इंटरनेशनल गुड्स होते हैं उनको हम अलाउ करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए एंड हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स हैं इनसे कॉम्पिटिट करिए, ठीक है। अब देखो इससे क्या होता है, इससे जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स हैं, जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। क्यों? क्योंकि पहले ही उनके पास बहुत कमी होती है, ठीक है, उनके उनके यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ऊपर से बाहर से कोई और कंपनी आ रही है वही सामान लेके, तो उनके बहुत, अब देखो बाहर की कोई भी ब्रांड आएगी तो हमारे यहाँ एक माइंड थिंकिंग ऐसी है कि जो बाहर का कोई ब्रांड आएगा तो वो अच्छा ही होता है, ठीक है। तो ऐसा सिंपल सा यहाँ जाता है, ठीक है। कंट्रीज ऑल्सो नीड टू बी कंसेंट अबाउट द डंप्ड गुड्स, ठीक है। डम्प्स गुड्स क्या होते हैं, डम्प गुड्स क्या होते हैं, जैसे चाइनीज जो मार्केट है ना, जो चाइनीज जो है, ठीक है, जो चाइनीज है वो क्या करते हैं, बहुत उनका जो सामान होता है ना बहुत सस्ता होता है और वो सस्ती चीजें लाके हमारे मार्केट में पटक देते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो वो इतनी सस्ती होती है ना कि जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको मीट ही नहीं कर पाते, ठीक है, इतनी सस्ती चीजें वो लाके दे देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है इससे। तो इसीलिए बोला गया है कि जो डम्प गुड्स हैं, ठीक है, जो बहुत सस्ते प्राइस में ले आके कोई कंट्रीज हमारे कंट्रीज में गिरा देती है, उससे हमें सावधान रहने की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड को मैनेज करता है। इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 1948 में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है जिसको हम GATT बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, GATT, ठीक है, जनरल जनरल एग्रीमेंट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। ये 1948 में फॉर्म होता है, ठीक है।
फॉर्म टू कंट्रोल हाई कस्टम टैरिफ्स एंड अदर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अब 1948 में ये फॉर्म होता है और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो कंट्रीज जो बहुत बड़े लेवल पे जो कस्टम ड्यूटीज टैरिफ लगा के बैठी हैं, ट्रेड टैरिफ लगा के बैठी हैं, उनको कम किया जाए, उनको उनको मनाया जाए कि कम किया जाए, ठीक है। 1994 में क्या आता है, 1994 में member decided for promotion of free and fair trade, argued to set up permanent institutional, and GATT was transformed into WTO in 1st जनवरी 1995, ठीक है। अब 1994 में क्या होता है, जो मेंबर कंट्री से GATT के ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। और लोग बोलते हैं कि इसके लिए हमें एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन को बनाना चाहिए, ठीक है। अब वो परमानेंट इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम GATT को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं WTO, GATT को हम WTO बना देते हैं, और ये कब बनता है, 1 जनवरी 1995 को बन जाता है, ठीक है। एक ये ऐसा ओनली ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है विद ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। जितने भी ग्लोबल लेवल पे ट्रेड होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी से डील करता है, ठीक है। अगर किसी दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट है, उसको रिसॉल्व करेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत सारी कंट्रीज होती हैं वो WTO को अपोज करती हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज करती हैं, ये सिर्फ जो बड़े बड़े देश हैं उनका ही फेवर करते हैं, और कभी कभी ऐसा दिखता भी है, ठीक है, कहीं कहीं ऐसा दिखता भी है हमें, ठीक है। बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जैसा कि मैंने बताया कि जो बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड तभी एग्जिस्ट करता है जब दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, ठीक है। हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है जब किसी कंट्रीज को, ठीक है, जब किसी कंट्री को ये पता चल जाए कि अब हमारा सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, हमारा सामान अब कहीं किसी दूसरे मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो ये कंट्री होगी ये क्या करेगी, ये बहुत बड़े लेवल पे उस सामान को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब जब ये सामान को प्रोड्यूस कर रही है तो यहाँ पे जो लोग हैं इनको रोजगार मिलेगा, इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे भी इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, एंड फिर ये लोग दूसरे जगह ट्रेड करेंगे, उससे भी इनकी इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, इन लोगों को बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, ठीक है। और क्या होगा, इससे जो इन लोगों का सामान है वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होगा, ठीक है। कहीं भी आप चले जाओ, आज देखोगे आप किसी भी कंट्री में जाओ, इंडिया का सामान आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंडियन सामान मिल जाएंगे, इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, इंडियन चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। इक्विलाइजेशन ऑफ प्राइस, ठीक, आप देखो फॉर एग्जांपल जूता हमारी कंट्रीज भी बनाती हैं, ठीक है। हमारी कंट्री की कुछ कंपनी भी बनाती हैं, कुछ फॉरेन कंट्रीज हैं वो भी बनाती हैं, बट इससे क्या होता है, अगर कोई फॉरेन कंट्री का जो ब्रांड है हमारी कंट्री में आ रहा है, तो उसको हमारे कंट्री के हिसाब से ही अपने प्राइस को वो करना पड़ता है, ठीक है, सेटअप करना पड़ता है, ताकि जो हमारे लोग हैं वो खरीद पाए, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड एग्रीकल्चर, डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर, ठीक है। अब जब इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट कर रहा है, आपको ही पता है, किसी भी दूसरे देश के लोग आपकी कंट्री में आते हैं, आपकी कंट्री में आते हैं एंड अपना सामान बेचते हैं, तो वो लोग अपने साथ अपना कल्चर भी ले आ रहे हैं, ठीक है, अपना कल्चर ले आ रहे हैं, ठीक है। और जब आपका कल्चर और उनका कल्चर मिलता है तो इससे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, आपका कल्चर और उनका कल्चर एक दूसरे से मिलता है, एंड आप कुछ चीजें उनकी अडॉप्ट करते हो, वो लोग कुछ चीजें आपकी अडॉप्ट करते हैं, तो ये जो है ये सारी चीजें बेनिफिट्स हैं ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रॉब्लम्स को भी हम देख लेते हैं। इससे क्या होता है, जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है चीजें वो डिपेंडेंट हो जाती है जो एक्सपोर्टर कंट्री है उस पर, ठीक है। अनइवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अनइवन जो बेच रही है उसका तो बहुत बड़े लेवल पर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि वो बेच रही है एंड पैसे कमा रही है, ठीक है, तो वो तो डेवलप हो जाएगी। अब जो इंपोर्टर कंट्री है वो तो इंपोर्ट करती रह जाएगी बेचारी, वो तो क्योंकि पहले तो डिपेंडेंट हो गई, अब वो खुद बना नहीं पा रही है, यही हाल इंडिया का है इस टाइम पे, ठीक है। मरीन लाइफ एंड फॉरेस्ट आर कटिंग एंड कैप्चरिंग फर्स्ट, ठीक है। अब जो मरीन लाइफ है इंटरनेशनल ट्रेड में मरीन लाइफ को भी बहुत इंपैक्ट होता है, फॉरेस्ट को बहुत बड़े लेवल पे काटा जाता है, ठीक है। पोल्यूशन इसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल ट्रेड का अब कहाँ से होता है, इंटरनेशनल ट्रेड कहाँ से होता है, वो ट्रेड होता है पोर्ट से, ठीक है। जितना भी आई थिंक 70-80% से ज्यादा जो ट्रेड होता है इंटरनेशनल ट्रेड, वो कहाँ से होता है, पोर्ट से होता है, ठीक है, यानी वाटरवेज से किया जाता है, ठीक है। इंडिया के कुछ फेमस पोर्ट्स हैं यहाँ पे, हम देखेंगे अभी उनके एक करके, ठीक है। अब देखो पोर्ट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ कार्गो हैंडल, ठीक है, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, एंड तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है। पहला अगर हम बात करें
ऑन द बेसिस ऑफ कार्गो हैंडल्स। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, पहला इंडस्ट्रियल पोर्ट, दूसरा कॉमर्शियल पोर्ट एंड तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल पोर्ट क्या होती हैं जो बल्क कार्गो को लेने में, जहाँ पे बल्क कार्गो में आते हैं, ठीक है, जैसे ग्रेन्स के बहुत आगे, ओर्स ऑयल के बहुत ज्यादा आगे, ठीक है। कॉमर्शियल पोर्ट्स जहाँ पे पैक्ड आइटम बहुत ज्यादा आते हैं, पैक्ड आइटम आते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स क्या हो गए, ठीक है, हैंडल बल्क एंड इंटरनल कार्गो इन लार्ज वॉल्यूम, ठीक है। जितने भी दुनिया के बहुत बड़े बड़े अच्छे पोर्ट्स हैं, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पोर्ट्स आर कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट, ठीक है। दुनिया के जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं वो कौन से हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स हैं, ठीक है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन जो है 2 पोर्ट होता है, पहला ऑन टाइप्स ऑफ पोर्ट अकॉर्डिंग टू लोकेशन, पहला होता है इनलैंड पोर्ट और दूसरा होता है आउटपोर्ट, ठीक है। इनलैंड पोर्ट क्या होता है, लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट, लिंक टू द सी थ्रू रिवर और कैनाल, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूं तो देखो, ये जो है हमारा, ये जो पोर्ट है वो है कोलकाता का पोर्ट, ठीक है। ये कोलकाता का पोर्ट है, ये कोलकाता में, ये समुद्र के साइड में नहीं है, ठीक है, समुद्र सी बैंक पे नहीं है, ये कहाँ पे है, थोड़ा सा अंदर, यहाँ से एक रिवर निकल के आती है, ठीक है, यहाँ से एक रिवर निकल के आती है, हुगली रिवर, ठीक है, ठीक है, हुगली रिवर निकल के आती है, उस पे पोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एक है, इसका पोर्ट का नाम है हल्दिया पोर्ट, ठीक है, हल्दिया पोर्ट नाम है, ठीक है, क्या नाम है, हल्दिया पोर्ट, ठीक है। ये जो कोलकाता पोर्ट है, ये क्या है, इनलैंड पोर्ट है। इनलैंड पोर्ट क्या है, ये एक रिवर पे बसा हुआ है, ठीक है, एक रिवर पे बना हुआ है, एंड जो रिवर आके ये समुद्र में मिलती है, ठीक है, यानी इसका जो सी फेस नहीं है, ठीक है, ये एक इनलैंड है, लैंड के बीच में बना हुआ है, ठीक है, पोर्ट है ये, ठीक है। और हल्दिया पोर्ट क्या है, हल्दिया पोर्ट क्या है, वो सी फेसिंग है, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। आउटपोर्ट क्या होते हैं, ठीक है, आउटपोर्ट क्या होता है, डीप वाटर पोर्ट्स होते हैं, सब ऐसा पैटर्न parent ports by receiving those ships which are unable to appoint them, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आउटपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोलकाता पोर्ट है, अब देखो जितना आप नजदीक आते जाओगे पोर्ट के, ठीक है, उतनी गहराई कम होती जाती है, तो कुछ बहुत बड़े जो शिप्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकते, अगर यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, फंस जाएंगे वो, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कुछ पोर्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ पोर्ट हो गया, ठीक है, ये जो हमारा मेन लैंड है उससे बहुत दूर है, तो इसका हम क्या बोलते हैं, इसको आउटपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, आउटपोर्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। जो कंट्रीज, जो बड़ी बड़ी जहाज है जो वहां पे नहीं आ सकती हैं, जो हमारे लैंड के पास नहीं आ सकती हैं, तो वो यहीं पे आके अपना सामान जो होता है वो कर देती हैं, ठीक है, अपना सामान यहाँ पे डिलीवर करती है यहाँ पे, ठीक है। चलो अगर हम देखें टाइप ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड फंक्शन, ठीक है, इसमें पहला आता है ऑयल पोर्ट। ऑयल पोर्ट नाम से पता चल रहा है, ऑयल पोर्ट ऐसा पोर्ट होता है जहाँ पे मेनली काम क्या होता है, ठीक है, मेनली काम होता है ऑयल का, ठीक है, यहाँ पे ऑयल कंटेनर्स आते हैं, ऑयल इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। दूसरा पोर्ट होता है पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है, पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, कॉलिंग पोर्ट ऑन अ मेन सी रूट्स वेयर शिप्स यूज टू हार्बर फॉर रिफिलिंग, ठीक है। अब देखो देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा, ठीक है, जैसे देखो ये हमारा इधर क्या है, हमारा इधर क्या है, इधर क्या है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। अब कोई जहाज यहाँ से निकली, ठीक है, कोई जहाज यहाँ से निकली, ठीक है, कांडला से निकली, ऐसे ट्रेवल करते हुए ये गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक पोर्ट का नाम आता है, यहाँ पे एक पोर्ट आता है जिसको हम बोलते हैं सिंगापुर पोर्ट, ठीक है, सिंगापुर सिंगापुर पोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो जहाज है इसको बहुत दूर जाना है, इसको मतलब जापान वपान तक जाना है, तो ये क्या करेगी, जो सिंगापुर पोर्ट है यहाँ पे रुकेगी, रिफिल कराएगी, यहाँ पे जो कमी होगा खाना पीना ये अपने पास रखेगी, एंड फिर यहाँ से आगे जाएगी, ठीक है। तो ये जो सिंगापुर है ये क्या है, ये पोर्ट ऑफ कॉल है, ठीक है, पोर्ट ऑफ कॉल है। ऐसे पोर्ट्स जहाँ पे जो जहाज है वो सिर्फ रिफिलिंग के लिए रुकती है, रिफिलिंग के लिए, चाहे वो रिफिलिंग हो ऑयल की या फिर खाने की, ठीक है। इसके बेस्ट एग्जांपल है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया सिंगापुर एंड एडन, ठीक है। एडन कहाँ पे है, ये जब हम मैप पढ़ेंगे अपनी सेकंड बुक में वहां पे हम देखेंगे, ठीक है। तीसरा होता है पैकेट स्टेशन, पैकेट स्टेशन ऑल्सो नोन एज फेरी पोर्ट। फेरी पोर्ट क्या होता है, जैसे देखो कुछ होता है ना, टापू बन जाते हैं समुद्र के बीच में, ठीक है, समुद्र के बीच में होते हैं, तो यहाँ से वहां तक जाने के लिए फेरी यूज की जाती है। मुंबई में अगर कोई होता होगा तो रहता होगा तो पता होगा, फेरी चलती है यहाँ से वहां तक, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या बोलते हैं, इसको हम फेरी पोर्ट, पैकेट स्टेशन इसी को हम बोलते हैं, फेरी फेरी पोर्ट को, ठीक है। एंट्री पोर्ट क्या होते हैं, एंट्री पोर्ट्स क्या होते हैं, इसका नाम ही ऐसे ही भाई, एंट्री पोर्ट्स, ठीक है। दे आर कलेक्शन सेंटर्स, दे आर
दे आर कलेक्शन सेंटर्स वेयर गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। देखो एंट्री पोर्ट्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं, सिर्फ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे एक कांदला पोर्ट है, ठीक है। कोई अगर, एक मिनट पहले यहाँ से इरेज करूँ मैं थोड़ा, ठीक है। जैसे एक कांदला पोर्ट है ये, ठीक है, क्या है ये, कांदला पोर्ट है ये, ठीक है। अब कोई चाइना से सामान शिप हो के आ रहा है, शिप आ रही है यहाँ पे, एंड उसने क्या किया, अपना कांदला पोर्ट में क्या किया, कांदला पोर्ट में अपना सामान वो कर दिया, डंप कर दिया, ठीक है। कोई यहाँ से आ रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान से कोई आ रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान से कोई आ रहा है, ठीक है, उसने अपना सामान यहाँ पे डंप कर दिया, ठीक है। कोई और कहीं से आ रहा है, ठीक है, कोई और ये बांग्लादेश से कोई आ रहा है, ठीक है, बांग्लादेश से कोई आ रहा है, उसने अपना सामान यहाँ पे डंप कर दिया। श्रीलंका से कोई शिप आ रही है, उसने अपना सामान यहाँ पे डंप कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये कांदला पोर्ट एक ऐसा पोर्ट हो गया है जहां पे हर कंट्री, मतलब हर कंट्री का सामान आ रहा है, यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, एंड फिर यहाँ से एक साथ ही एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक साथ एक्सपोर्ट किया जाएगा हर कंट्री में, ठीक है, एक साथ एक्सपोर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्या है, ये कौन सा पोर्ट है, ये एंट्री पोर्ट्स है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट है वो क्या है, नेवल पोर्ट। नेवल पोर्ट जहाँ पे जो नेवी है, हर कंट्री की जो नेवी होती है वो ज्यादा इन्वॉल्व होती है वहाँ पे, ठीक है। जैसे कोचिन पोर्ट हो गया, कारवार पोर्ट हो गया हमारा, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको नेवल पोर्ट बोलते हैं। विशाखापट्टनम हो गया, ठीक है, ये सारे जो पोर्ट्स हैं ये कौन से नेवल पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा मैप वाला सीरीज है, इसको हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। हमारा जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम ज़्यादातर इसको देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो हमारा छोटा सा वीडियो होगा ये समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड विथ यू ऑल, जय हिंद।